हुँ। नमस्ते, वणकम, वैसंघा, सलामत पाली। आज की इस संध्या में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं भारतीय उच्चायोग सिंगापुर के सहयोग से सिंगापुर में पहली बार हिंदी साप्ताहिक दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आज हिंदी सप्ताह श्रृंखला के कार्यक्रम में आज 5वां दिन है। आज की संध्या में मैं एक कहानी वाचन करने जा रही हूँ। मेरा नाम बीना मिश्रा, मैं ग्लोबल इंडियन स्कूल में कार्यरत हूँ और आईबी और आईजी कक्षाएं पढ़ाती हूँ। और ये कहानी का जो एक संसार है वो अपना एक अनोखा संसार है। और जब मैं अपनी कक्षा में जाती हूँ तो बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, तो जितनी रोचकता वो दिखाते हैं इसमें शायद ही किसी और विधा में हम पाएंगे। तो ये जो कहानी वाचन का जब मैं कक्षा में कुछ पढ़ाती हूँ और बच्चों से कुछ उदाहरण के तौर पे जैसे श्रवण कहूंगी, राम कहूंगी, सीता कहूंगी, इनको लाऊंगी तो कहते कौन है ये, तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि बच्चों को ये कहानी सुनाने वाली दादी दादा आज हम कितने अलग हो गए हैं, संयुक्त परिवार से बिखर गए हैं और बच्चों में ये जो दादी दादा से जो कहानियों के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ते थे वो कहीं ना कहीं खो सा गया है। सो मैंने इससे अपनी कक्षा में प्रारंभ किया और बच्चों की उत्सुकता देख करके मेरा उत्साहवर्धन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको जीवित रखने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और हिंदी संगम जो सिंगापुर संगम है, इसने मुझे वो मौका दिया आज इस चीज को आपके समक्ष लाने के लिए। और मैं आप अपने सभी श्रोतागण का आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरा उत्साह वर्धन करेंगे और अपने बच्चों को कहानियां सुनाने का, अगर आपके पास समय नहीं है तो उन्हें मोबाइल खेल और इस पे न खेल के समय बिताएं, बल्कि कहानियां सुन के, कहानियां पढ़ करके, ताकि हमारे बच्चे संस्कृति से जुड़े रहें। और जब वो संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हमारी जड़ें मजबूत होंगी, फिर हमें वृद्धा आश्रम के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे। यही मेरी एक गुजारिश है कि आज बढ़ते वृद्धाश्रम को देख करके कहीं न कहीं मन द्रवित हो उठता है मेरा, कि आज हम बड़ी बड़ी मूर्तियां सजाने के लिए घरों में जगह बना लिए हैं, लेकिन एक कमरे में एक कोना अपने माता पिता के लिए नहीं रखे हैं। बड़ी बड़ी दयनीय दशा देख करके मुझे आज इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। जी हाँ, आज मैं भीष्म शाहनी की कहानी चीफ की दावत, जो आज के परिवेश में काफी हद तक सही उतरती है। यह कहानी जो है, उन्होंने मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाती है। उनके द्वारा रचित कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। भीष्म साहनी जी ने श्यामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग किया है। आज के शिक्षित युवा वर्ग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने माता पिता को पीछे छोड़ देते हैं। वे एक भूल जाते हैं कि वे जिस समाज में जिस स्तर पर हैं, जहां पे खड़े हैं, आज उन्हीं की बदौलत है। अगर उन्हीं से उनका अस्तित्व है, आज वे नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। ये हम भूल जाते हैं। वो हमारी ही खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, ये बात हम भूल जाते हैं। और ये चीफ की दावत कहानी इस बात को 100% सत्य साबित करती है कि आज का जो स्वार्थी समाज है वो ऐसा ही सोचता है। अपने माँ बाप को, अपने बूढ़े को अपनी लाठी बनने के बजाय उन्हें अपनी सफलता का मार्ग अपनाता है, उनके माध्यम से सफलता प्राप्त करना चाहता है। ये बड़े दुख की बात है। कहानी विधा एक ऐसी, उन सभी विधाओं में से एक ऐसी विधा है जो समृद्ध तथा लोकप्रिय विधा है। ये छोटे मुंह बड़ी बात करती है। प्रसिद्ध कथाकार अज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्म दर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। ये सच बात है। आज चीफ की दावत के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगी कि आज हमारे मध्यवर्गीय समाज में जो हमारे मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, स्वार्थपन को रेखांकित करती है कहानी।
ये सारी चीजें जो हमारे समाज में विद्यमान है आज के समाज में, तो उसको रेखांकित करती है। मुझे ये सोच के बड़ा दुख लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी में अगर ऐसे नैतिक मूल्यों का बीजारोपण होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा देश कहाँ जाएगा। तो आज मैं अपने पिटारे से एक कहानी लेके आई हूँ, चीफ की दावत। आशा है कि आप इस कहानी का रसास्वादन करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मिस्टर श्यामनाथ अपने घर में चीफ की दावत देते हैं, अपने अफसर को बुलाते हैं और मंशा ये है कि वे उन्हें बुलाने के लिए उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा है कि उन्हें पदोन्नति चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए। इसलिए उन्हें अपने घर पे बुला करके दावत देते हैं। अब सुनते हैं कि कहानी में क्या होता है, कैसे कैसे उन्होंने अपनी माँ को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया और उनके माध्यम से चढ़ना चाहा, जबकि अपनी काबिलियत को नहीं परखा। कहानी शुरू होती है। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे बालों को का जूड़ा बनाए मुंह पर फैली हुई रूखी के पाउडर को मलती जा रही थी और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, टिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन आ गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान ही नहीं गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, What will happen to mother? यानी माँ का क्या होगा? श्रीमती जी आप करते करते ठहर गई। थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर में भेज देते हैं, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगी। श्यामनाथ सिगरेट में मुंह में रखे सुकड़ी आंखों से श्रीमती जी के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते बोले, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जो वह सो गई तो नींद में खर्राटे लेने लगेंगी। साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी ही रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या होगा? क्या मालूम कब तक चले आप लोग का डिनर? 11-11 बजे तक तुम लोग तो ड्रिंक करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झपकते हुए बोले, अच्छी भली भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद को अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह माँ, तुम माँ बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जाने और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया, और वही उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर आ खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह लिपटे सिर मुंह लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल धक धक कर रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब जो आ रहा था, सारा काम सुबह से चल रहा था। माँ आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो कुछ नहीं खाती हूँ।
जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में रह बैठेंगे, उतनी देर में तुम वहां बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसलखाने के रास्ते से बैठक में चली जाना। माँ अवाक का बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुम कहो वही करूंगी। और माँ, आज जल्दी सो जा, नहीं सो जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात तो नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले जाती है। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी घुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और दुख से वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी उठाकर बरामदे की कोठरी पर लाकर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर मत चढ़ाओ, ऐसे बैठो, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना और न ही खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनेगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की ओर सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज पर किस साइज की हो। श्यामनाथ की चिंता थी कि कहीं अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखो कैसी लगती हो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी के कमरे में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी पत्नी से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई कहे उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर से आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो पहन लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह क्या वाक यह वाक श्यामनाथ को तीर के समान लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा रॉक छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो, नहीं कि जेवर बस नहीं है जेवर तुम्हारे पास, बस। इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही निकला हूँ, मेरा लड़ुआ नहीं लौटाया। जितना दिया था उससे अधिक दुगना ले लो मुझसे। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अब मिस्टर श्यामनाथ को खुद को नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठना, मगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से जवाब देना। मैं न पढ़ी लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ मेरी अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया तो, और उसने कुछ पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर
बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वह बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए, जो आजकल की सभ्यता का एक उच्च वर्ग का पहचान है। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर को चूमने लगी। वार्तालाप उसी रव में बह रहा था जिस रव में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया, कमरे की सजावट पसंद आई। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतनी ही दोस्त परवर हो गए थे। और उनकी पत्नी काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती। और श्यामनाथ की स्त्री तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक के बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और उनके मेहमान बरामदे में पहुंचे ही थे। श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर के लिए सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ उनकी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर सिर कुछ देर तक के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते और फिर एक झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक गया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर गए थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उसके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसियाई हुई नजरों से सामना चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटे दोनों हाथों से हाथ जोड़ दिए, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर की तरफ से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपने दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के साथ दाएं हाथ पर रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, बायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत में हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसते चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ देर कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ती जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव में रहती है।
उम्र भर गांव में रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले सच, मुझे गांव के लोग बड़े पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तो कितने भी याद होंगे। माँ धीरे से बोली, क्या गाऊं बेटा, मैंने कब गाया। वाह माँ, मेहमान का कहा कोई टालता है क्या। साहब ने इतना रीझ के कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया ठप्पे सुना दो। दो पत्थर अनारादा। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कहीं दीन दृष्टि से बेटे को चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद माँ ना सवाल न उठता है। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जाती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी मैंने, हरियाणी भागे भरिया है। देशी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना ही न बंद करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी का नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव में दस्तकारी क्या है। श्यामनाथ खुशी से झूम रहे थे, बोले, ओ बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर कहा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता, पंजाबियों के घरे में जो बनता है औरतें खुद बनाती हैं। श्यामनाथ कुछ सोचते बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारियां क्या। श्यामनाथ फुलकारियों का मतलब समझाने का असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देख श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब के लिए फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बनाकर दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी से उठी उनकी नजरें बचाती अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठते ही देर थी कि माँ की आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती और फिर बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आधी रात का वक्त था। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखती जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर छाई हो चुकी थी। केवल रसोई के प्लेटों के खनकाने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों उन्हें रूंघने लगी, क्यों वो बेटे उसने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी,
ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ है कि मैं क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी फिर तनाव में पड़ने लगी। उनकी बाहें माँ के शरीर में से हट आईं। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया। श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता है। नहीं बेटा, तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहो वैसा रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बचे हैं, बाकी भगवान के नाम लूंगी। तुम्हें तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलवारी कौन बनाएगा। साहब तुम्हारे सामने ही फुलवारी देने का इनका इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलवारी बना सकूं। तुम कहीं से भी बनवा लो और बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर ताकती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा है। कहा नहीं मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलवारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे की रंगत बदलने लगी। धीरे धीरे उसकी झुर्रियों भरा चेहरा खिलने लगा। आंखों में हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं हो जाएगी। साहब खुश रहेगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाला और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल फिर से बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब जो अब अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वज, हमारे धरोहर, हमारे अनुभवों की गठरी कहे जाने पूर्वज, उन्हें उचित सम्मान मिले। अपने बच्चों को कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप समझाना चाहें, उन्हें सम्मान देना सीखें। उन्हें उचित उनका मान करें, उनका कहना माने। उनकी जो जो अनुभव है वो जो हमसे साझा करते हैं, तो हम ये कह के न टाल दें कि अरे ओल्ड माइंड सेट दिस, ये ऐसी बातें करते हैं। नहीं, वो अपने अनुभवों की गठरी हमारे सामने खोलते हैं और वो हमें सही राह, क्योंकि वो हमारे हमारे शुभचिंतक हैं। आप कहानी के माध्यम से ये जान सकते हैं कि इसमें श्यामनाथ कैसा भी पुत्र है, लेकिन माँ अंत में मान जाती है कि ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए करूंगी, हरिद्वार नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे को प्रमोशन मिलेगा, मेरे बच्चों की पदोन्नति होगी, साहब उसको अफसर बना देगा। तो एक माँ की अंतिम इच्छा वही होती है कि अपने बच्चे के, अपने उसकी उसकी भलाई हो, वो उसको उसके उसको शोहरत मिले, उसको सफलता उसके कदम चूमे, यही देखना चाहती। तो क्या हम अपने पूर्वजों को अपने घर में नहीं रख सकते, उनको उचित संस्कार नहीं दे सकते हैं। क्या हम उनका भार वहन नहीं कर सकते हैं। क्या उन्होंने ही तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। आज हम जो भी हैं, हम उन्हीं की वजह से हैं। तो मेरा यह संदेश आज की युवा पीढ़ी के लिए यही है कि अपने पूर्वजों की इज्जत करें, अपने पूर्वजों को सम्मान दें। और इस कहानी से हमें सीख मिलनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, ना कि उन्हें हमें अपने अपने प्रगति का सहारा बनाना चाहिए। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे वो जहां भी रहे। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, जो आज के परिवेश में
हूबहू उचित साबित होती है। धन्यवाद।